अभी कहाँ मनीषा? अभी तो तुम मेरे घर आओगी, अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बनाकर मुझे पिलाओगी। बस सगाई हुई नहीं कि खाने पीने की बात करने लग गए तुम। यही होता है लड़कों के साथ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब तुम आओगी और मैं तुम्हें गर्मा गर्म कॉफी बनाकर पिलाऊंगा। नयन और मनीषा की सगाई को 1 महीना हो गया था और कुछ दिनों बाद उनकी शादी भी थी। अब जिस लड़की से शादी होने वाली है उससे बातचीत करना तो बनता ही है। कमरे में बैठा नयन फोन पर अपनी होने वाली बीवी मनीषा से बात कर रहा था। अरे नयन, कहाँ है तू? कब से आवाज लगा रही हूँ। रास्ते में तेरे पापा की बाइक बिगड़ गई है, जाकर उन्हें ले आ। गोमती नयन को आवाज लगाती रहती है पर उसका ध्यान तो मनीषा पर था। ये मम्मी भी ना बीच बीच में क्या बोलने लगती है, समझ में नहीं आता। आधे घंटे से बाहर बैठा था तब कुछ नहीं बोला उन्होंने। आ रहा हूँ मम्मी, 10 मिनट रुक जाओ, कमरे में आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। तभी अपने घर के बाहर खड़ा अपने दोस्त से बात कर रहा गोमती का छोटा बेटा अतुल घर के अंदर आता है। क्या हुआ मम्मी, कुछ कह रही हो क्या? अच्छा तो यही है बेटा, तब से तेरे भाई को कह रही हूँ जाकर अपने पापा को ले आ। बादल कैसे काले हो गए, अभी बारिश हो जाएगी, वो बेचारे भीग जाएंगे। शादी का सारा काम पड़ा है, ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी ना। भैया भी ना हद करता है। अभी सभी के कपड़ों की फिटिंग देकर आया हूँ मैं, कभी लॉन्ड्री में जा रहा हूँ, कभी कुछ करवा रहा हूँ, और भैया है कि दिन भर भाभी से बात करता रहता है। पता नहीं ऐसी क्या बातें बाकी रह जाती है। तुम फिक्र मत करो, मैं पापा को लेकर आता हूँ मम्मी। दोपहर को खाने के टेबल पर। अबे नयन, तू दुकान नहीं आया? स्टाफ है ना दुकान पर पापा, वो लोग संभाल लेंगे। और कैमरा तो हमने लगा ही रखा है, कैमरे पर मेरी बराबर नजर है, आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र करनी पड़ेगी भैया, इस तरह स्टाफ पर दुकान छोड़ दिया तो वो खुद को ही मालिक समझने लगेंगे। पर शायद अब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आप आराम कीजिए पापा, मैं खाना खाकर दुकान निकल जाऊंगा। हाँ चलो, ये भी सही है। अतुल की बात का नयन पर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपनी गर्दन झुकाए फोन पर मैसेज टाइप करता रहता है। मेरा खाना हो गया मम्मी, मैं दुकान के लिए निकलता हूँ। और हाँ भैया, तुम्हारी शेरवानी लेनी अभी तक बाकी है, जाकर पसंद कर लो, वरना शादी के दिन शर्ट पैंट पहनकर खड़ा होना पड़ेगा। हर सुबह 9 बजे के पहले कमरे से बाहर न निकलने वाला नयन आज सुबह 6 बजे उठकर ही मॉर्निंग वॉक पर चला जाता है और 8 बजे तक नहा धोकर तैयार हो जाता है। मम्मी मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे नाश्ता दे दो, फिर 10 बजे शेरवानी लेने भी जाना है। अरे वाह, चलो बेटा, मनीषा बहू की बातों का कुछ तो असर हुआ तुझ पर। तुझे नाश्ता देकर मैं भी फटाफट साड़ी पहन लेती हूँ, तुझसे तो अकेले शेरवानी पसंद होने से रही। हो जाएगी ना मम्मी, और वैसे भी मैं कौन सा अकेला जा रहा हूँ, मनीषा भी तो आएगी वहाँ। वो चाह रही है कि हम दोनों कपड़े मैचिंग पहने, तो एक ही दुकान से उसका लहंगा भी ले लूंगा और खुद की शेरवानी भी। अरे बेटा, पर हमारे यहाँ बहू का लहंगा उसके मायके से आता है। ये किस जमाने की बात कर रहे हैं पापा आप? आज के जमाने में लड़कियां मिलनी कितनी मुश्किल हो गई है, पता है आपको? ऊपर से आजकल की लड़कियां इतनी चंट होती है कि लड़के से बात करते ही बाबू आईफोन दिला दो, बाबू ये चाहिए, बाबू वो चाहिए करना शुरू कर देती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं मांगा मनीषा ने मुझसे। अब 1-1.5 लाख का लहंगा तो उसे मैं दिला ही सकता हूँ ना, और कौन सा उस लहंगे को लेकर वो अपने मायके में रख देगी। लहंगा तो यहीं रहना है। और इसी भाग दौड़, आपसी रंजिश और ताने बाने के बीच मनीषा और नयन की शादी का दिन आ ही जाता है। अरे मम्मी, ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम्हें नई साड़ी दिलाई तो थी। अरे नयन वीडियो कॉल पर वो साड़ी मनीषा को दिखा रहा था और मनीषा को वो साड़ी पसंद आ गई और भैया ने वो साड़ी उसे दे दी। वाह, ये क्या तरीका है मम्मी? 1 महीने पहले मिली लड़की के लिए लोग माँ को कैसे भूलना शुरू कर देते, मुझे तो समझ में नहीं आता। अब क्या कर सकते हैं बेटा, किसी दिन उल्टा जवाब ना दे दे, इसलिए मैं भी चुप हो गई और पुरानी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। बेटा बहू खुश रहे बस, और मुझे क्या चाहिए। भाभी आई नहीं तब तो भैया इतना बदल गया, भाभी के आने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। पर तुम फिक्र मत करो मम्मी, तुम्हारा अतुल कभी नहीं बदलेगा। अच्छी तरह से फेरे संपन्न होते हैं और बहू बनकर मनीषा नयन के घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद, मम्मी जी मैंने दोपहर का खाना बनाकर रख दिया है, जिससे खाना होगा वो लेकर खा लेगा। अब इस घर में सब एक वक्त पर तो खाते नहीं, किस किस का इंतजार करूं मैं। वैसे तो मेरे सामने सब साथ में ही खा लेते थे, पर कोई बात नहीं, तू जाकर आराम कर। कुछ देर बाद अतुल घर लौटता है।
भाभी खाना लगा दो। अभी लाती हूँ बेटा। खाना तुम परोस रही हो मम्मी, भाभी नहीं है क्या? है तो बेटा, पर वो आराम करने गई है। क्या कर गई थी, सब अपना खाना खुद परोस ले। पर इस घर में कौन ही खुद का खाना खुद लेता है, इसलिए मैं तुम लोगों के इंतजार में बैठी थी। जैसे तुम बाप बेटे आते हो मैं खाना लगा दूंगी। हद होती है किसी चीज की मम्मी। 15 दिन बीते नहीं कि भाभी ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दी। पहले मुझे लग रहा था सिर्फ भैया में ही फॉल्ट है, पर अब समझ में आ रहा है भाभी भी वही है। अरे छोड़ ना बेटा, बेकार में बात को मत बढ़ा, वरना नयन को लगेगा तो अपनी भाभी से चिढ़ के ये सब कह रहा है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रोज प्रमोद के साथ उनके दोनों बेटे दुकान पर थे कि नयन के फोन की घंटी बजती है। हाँ मम्मी जी। हाँ हूँ करता नयन दुकान से बाहर निकल जाता है। हमारे दुकान में नेटवर्क तो सही आता है, फिर समधन जी से बात करने के लिए नयन दुकान से बाहर क्यों चला गया? चलो पापा, आपको कुछ तो नोटिस हुआ? ये सब इस घर में भैया की सगाई के वक्त से ही चल रहा है। आजकल मम्मी के साथ भैया और भाभी के तेवर भी कुछ ठीक नहीं लगते मुझे। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक रोज हॉल में बैठी घूमती टीवी देख रही थी कि मनीषा उससे कहती है, मम्मी जी वो काम वाली कल से 1 हफ्ते की छुट्टी पर जा रही है, तो 1 हफ्ते के लिए डस्टिंग आप कर लेंगी क्या? वो क्या ना, सुबह उठते ही सभी को नाश्ता चाहिए होता है। अगर ऐसे में मैं साफ सफाई करने बैठ गई तो नाश्ते में देरी हो जाएगी। चलो अब हाथ से रिमोट हटाकर झाड़ू भी पकड़वा ही दे बेटा। क्यों मम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुंह सुजाकर घूमती दूसरी ओर देखने लगती है। मनीषा रसोई में जाती है और उबले हुए आलू लेकर बाहर आती है। टीवी देखते देखते ये आलू छील दीजिए मम्मी जी, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। काम वाली बन गई हूँ मैं इस घर में। सोचा था बहू आएगी तो आराम करूंगी, पर यहाँ तो काम और बढ़ गया है। शाम के वक्त घूमती छत पर टहलने जाती है और उसी वक्त मनीषा उसे फोन कर देती है। मम्मी जी आप छत पर ही है ना, तो कपड़े जो सूख गए हैं उसे नीचे ले आइएगा। बादल घोट रहा है, कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। बाल्टी में कपड़े लिए घूमती नीचे आ रही थी कि अतुल, प्रमोद और नयन घर आ जाते हैं। भागता हुआ नयन अपनी माँ के पास जाता है और उनके हाथ से कपड़े की बाल्टी ले लेता है। ये सब करवा रही है भाभी तुमसे मम्मी? अपनी आंखों से देखो माँ की हालत भैया, पर नहीं तुम्हें तो कुछ दिखेगा नहीं। आंख और मुंह पर पट्टी जो बांध ली है तुमने। 10 बजते नहीं कि कमरे का दरवाजा लग जाता है तुम्हारे। सुबह से रात तक कितनी देर तक तुम मम्मी से बात करते हो? तो मैं पहले कौन सा मम्मी की गोद में बैठा रहता था? दिमाग खराब मत कर तू मेरा। दिमाग मैंने नहीं, दिमाग भाभी ने खराब कर रखा है आपका भाई। जब देखो मेरी माँ से काम करवाती रहती है। अपने बेटी की शादी में मम्मी के पास पहनने के लिए नई साड़ी नहीं थी, ये हालत कर दी थी तुमने मेरी माँ की। छोड़ना बेटा, क्यों बात बढ़ा रहा है? सिर्फ कपड़े ही तो लेकर आई हूँ मैं, कल से तो मुझे झाड़ू पोछा भी करना है। अरे तो पहले भी मम्मी काम करती थी, अब थोड़ा हाथ हिला दिया तो क्या हो गया? तुझे इतनी बुरी लग रही है तेरी भाभी, तो तू भाभी के हाथ का खाना मत खा, मम्मी को खुद बनाकर खिला दे। नयन, ये क्या कह रहे हो तुम? सुन ली अपने बड़े बेटे की बात मम्मी? अब तो भ्रमणा टूट गई ना आपकी, कि नहीं? तुम्हारा खाना बनाना भी भारी पड़ रहा है भाभी को। डायरेक्ट तो बोल नहीं पाती, भैया के थ्रू बुलवा रही है। मेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दो मम्मी। मैं दिखाता हूँ भैया को कि बीवियों को कैसे रखा जाता है, और किसी को मेरी माँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ को खिला भी सकता हूँ, उनके खर्च उठा भी सकता हूँ। जोरों शोरों से घूमती अतुल के लिए लड़की देखना शुरू करती है। अरे बेटा एक बार मिल ले, बात कर ले। अपने लिए बीवी नहीं, तुम्हारे लिए बहू ला रहा हूँ मम्मी। तुम्हें जो लड़की पसंद आ रही है उसे डन कर दो, मैं जाकर अंगूठी पहना दूंगा। और हाँ, लड़की से साफ साफ कह देना सगाई के बाद मिलने जुलने की बात ना करे, उतना वक्त नहीं होता मेरे पास। मैं तो कहता हूँ सगाई के 2-3 दिन में ही शादी की डेट भी रख दो। पता नहीं क्या पुण्य किए थे मैंने बेटा, जो तुझ जैसा श्रवण मेरे घर पैदा हुआ। और जैसा अतुल ने कहा था बिल्कुल वो वैसा ही करता है। गीतांजलि से सगाई के बाद बिना उससे मिले जुले बात किए अतुल उससे शादी कर लेता है। सुहाग रात के दिन अतुल गीतांजलि के पास जाकर जैसे ही बैठता है वो कहती है, शायद मैं अभी तुम्हारे लिए अजनबी हूँ और तुम मेरे लिए, पर एक बात दिल से कहूँ, मैंने जब इस रिश्ते को अपनाया तो खुद से वादा किया था, अब से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। मुझे वक्त दो, मैं वादा करती हूँ
हर दिन तुम्हें जानने, समझने और तुमसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। मुझे लगा कि तुम मुझसे नाराज होगी। मतलब आज के जमाने में कौन सा लड़का अपनी भी होने वाली बीवी से बात न करता हो, मिलना न चाहता हो? तुम्हें शक तो नहीं हुआ कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी? जो लड़का अपनी माँ के लिए इतना फिक्रमंद हो वो कभी गलत कर ही नहीं सकता। मुझे ये नहीं दिखा कि आप मुझसे दूर रहना चाह रहे हैं, बल्कि ये दिखा कि आप अपने और मम्मी जी के बीच के रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। जो अपनी माँ की इतनी फिक्र करता हो वो मेरी तो करेगा ही। और यहाँ अतुल पिघल जाता है। अनजानी गीतांजलि अचानक ही उसे अपनी लगने लगती है। अगली सुबह, तुम उठ गए अतुल? अलार्म लगाकर सोई थी मैं, पर थकावट से आंख ही नहीं खुली। आपको मुझे उठाना चाहिए था ना। अरे आराम से गीतांजलि, इतनी हड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो हलवाई लगे ही हुए हैं। हलवाई लगे हुए हैं तो मुफ्त में थोड़ी ना काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। मैं अभी जाकर हलवाई को हटाती हूँ और खाने की तैयारी करती हूँ। गीतांजलि रसोई में जाकर फौरन रसोई की तैयारी में लग जाती है। पहली रसोई में ही शरीर को इतना थकाने की जरूरत नहीं है गीतांजलि, तुमने हलवाई को भी हटा दिया। अब पति को खुश करने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाभी। नाश्ता तैयार करके गीतांजलि सभी को परोस देती है। खाना तो वाकई बहुत अच्छा बना लेती हो तुम गीतांजलि। खाना अगर प्यार से बनाया हो ना भैया, तो मसाले कम ज्यादा भी हो जाए तब भी स्वाद अच्छा ही लगता है। और अतुल, टिकट्स हो गए तुम्हारे? हाँ पापा, हो तो गए, पर कल ही एक पार्टी आ रही है। भैया आप संभाल लोगे? हनीमून पर तो हम बाद में भी जा सकते ना अतुल, आप पहले काम कर लीजिए। वैसे भी शादी में कितना खर्च हो चुका है आपका। ठीक है, तो फिर मैं टिकट कैंसिल करवा देता हूँ। अरे हनीमून के टिकट्स कौन कैंसिल करवाता है अतुल? सभी अगर शादी को रोमांस का स्टेशन समझने लगेंगे भैया, तो फिर काम कैसे चलेगा? अतुल ने पहले ही कहा था, अतुल नहीं बदलने वाला। बदल कर तो मैं रहूंगी मम्मी, तुम फिक्र मत करो। जो लड़का शादी के पहले मुझसे नजरें चुरा रहा था वो जब मेरी आंखों में आंखें डालता है तो गाल लाल हो जाते हैं उसके। 15 दिनों में अतुल मेरी बोली बोलने ना लगा तो मेरा नाम भी गीतांजलि नहीं। 15 दिनों बाद बिस्तर पर करहाती हुई गीतांजलि बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। अरे क्या हुआ गीता, सब ठीक तो है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है अतुल। दवाई भी ली मैंने 2 गोलियां कि जल्दी से दर्द कम हो जाए तो किचन में जा सकूं, पर ये दर्द कम नहीं हो रहा। इस घर के बाकी लोग मर गए हैं क्या? तुमने ठेका ले रखा है क्या रसोई का? क्या हालत हो रखी है तुम्हारी, पसीने से तरबतर हो तुम। आराम करो। जैसे ही अतुल कमरे से बाहर पैर रखता है, गोमती उसे टोक देती है। अरे बेटा 10 बज गए, बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई, क्या बात है? तुम भी ना मम्मी कभी कभी हद करती हो। क्या बात होगी? तबीयत खराब है, कुछ देर सो भी नहीं सकती क्या? अरे तो मुझे कौन सा सपना आएगा कि बहू की तबीयत खराब है? आजकल की लड़कियां हर तीसरे दिन बीमार हो जाती हैं। ये सब टेढ़ी बातें तुम मेरी गैर मौजूदगी में भाभी को बोलती होगी, इसलिए भाभी तुमसे कटी कटी रहने लग गई होगी। कोई औरत खुद थोड़ी ना अपना घर फूंकना चाहेगी मम्मी। बिल्कुल सही कहा तेवर जी आपने। अब आपको समझ में आया कि सुबह 6 बजे उठकर रात 12 बजे तक अगर बहू काम करेगी तो वो चाहेगी ना कि उसकी सास थोड़ा बहुत हाथ हिला ले। पर एक माँ जैसे ही सास बनती है वो पूरी तरह बदल जाती है। आप फिक्र मत कीजिए, खाना तो मैं वैसे भी बनाती हूँ सबके लिए। गीतांजलि को आराम करने दीजिए। और 15 दिन में ही अतुल तो नयन से भी 4 कदम आगे निकल जाता है। रात को खाने के टेबल पर अतुल के फोन पर उसकी सास का कॉल आता है। अरे उठा ले बेटा, तब से फोन बज रहा है। अब खाकर उठा लूंगा पापा। साफ साफ बोल दे कि हमारे सामने बात करने में शर्म आ रही है तुझे। शक कहीं और नहीं, हमारे खुद के दिमाग में होता है पापा। मैंने तो इसलिए फोन नहीं उठाया कि आप लोग फिर कहेंगे 2 दिन में अपनी सास का हो गया। खाने के टेबल पर बात ही इतनी होती है कि मैं चाहकर भी बात नहीं कर पाता, तो सोचा खाकर कमरे में जाकर बात कर लूंगा, पर उसमें भी आपने टॉन्ट मार दिया। सही है भाई। शादी हो गई है पापा उसकी, उसकी भी अपनी एक लाइफ है, उसे भी जरा स्पेस तो दो। मैं नहीं बदलूंगा मम्मी, कहने वाला अतुल अपने भाई के नक्शे कदम पर चलने लगता है। दोनों भाई और दोनों देवरानी जेठानी एक हो जाती है और गोमती को अकेला महसूस होने लगता है। एक दिन रोते हुए वो अपनी बहन को फोन मिलाती है।
भाग्यशाली है तू सीता, जो भगवान ने तुझे 3-3 बेटियां दी। उस वक्त मैं बड़ा अपने 2 बेटों पर नाज करती थी और तुझे नीचा दिखाती थी, पर बेटे पैदा करने का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। शादी के बाद दोनों बदल गए। मेरी मेरी गृहस्थी खाक हो गई सीता, मेरी गृहस्थी तो खाक हो गई। बस बस गोमती, और कितना रोएगी? देख, तेरी तरफ की बात सुनकर लग रहा है तेरी बहुओं की गलती है, पर जब तक मैं वहां आकर दोनों तरफ की बात ना सुन लूं, कुछ जजमेंट पास करना सही नहीं लगता मुझे। मैं आती हूँ, कल फिर बात करते हैं। अपनी बहन के घर के मामले को सुलझाने के लिए सीता अगली सुबह उसके घर पहुंचती है। अरे मौसी जी, आप आइए आइए बैठिए। मैं अभी कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ आपके लिए। मौसी जी, आपको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है ना? देखिए, मुझे अच्छे से याद है। अरे साली साहबा, कैसे आना हुआ? क्यों, ऐसे ही अपने जीजा जी से मिलने नहीं आ सकती क्या मैं जीजू? बस बहन और बहन के बच्चों से मिलने आ गई। सीता बिना किसी को कुछ हिंट दिए घर में हो रही हर एक चीज ऑब्जर्व करती है और पाती है कि गोमती बहुओं के आने के बाद कुछ करना ही नहीं चाहती। देख ले, तेरे सामने सब्जियां देकर चली गई मुझे। मतलब सास फ्री रह ले 2 मिनट, ये इन दोनों से बर्दाश्त नहीं है। मेरे दोनों बेटों को अपने पल्लों में बांध कर रखती है। तू ही बता, किसके घर की बहू है 8:30 बजे तक उठती है? जीजू को दुकान कितने बजे जाना होता है? उन्हें तो 10 बजे तक जाना होता है। तो 10 बजे तक बहुएं उन्हें नाश्ता नहीं दे पाती होगी? अरे नहीं नहीं, नाश्ता तो ये दोनों रसोई में पैर रखते ही बना लेती है। अच्छा, और जब भी अपने ससुराल पक्ष वालों का फोन आता है तो तेरे बेटे फोन लेकर बाहर चले जाते हैं, पर मुझसे बात करने के लिए तू भी तो फोन लेकर बालकनी में आ जाती है। तब क्या तेरी बहुओं को शक नहीं होता होगा? मतलब? हमारा जमाना अलग था गोमती। तब हमारी सासुएं 4 बजे उठती थी और हमें 4-5 बजे उठने को कहती थी। तब भी हमें आफत आती थी। पहले दुनिया इसी स्पीड में चलती थी, पर अब तो दुकानें खुद 11 बजे खुलती है। तेरा दुखी तब होना बनता जब बहुएं कुछ काम ना करके तीनों वक्त के खाने का काम तेरे सर पर डाल देती, पर वो ऐसा तो नहीं कर रही है। जब बहुएं नहीं थी तो अतुल और नयन के साथ साथ जीजा जी का खाना भी तू ही बनाती थी, आए गए मेहमानों की सेवा भी तू करती थी। पर अब तो ये सब मनीषा और गीतांजलि कर रही है ना। बहुएं आ गई है तो मैं एक तिनका भी नहीं उठाऊंगी, ये सोच रखेगी गोमती तो तेरे शरीर में तो जंग लग जाएगा। बहुओं से तो मैं बात करूंगी, पर तुझे भी बदलना होगा बहना। सीता जैसे अपनी बहन को बहुओं को अपनाने की सलाह देती है, वैसे ही घर की दोनों बहुओं को सास को सहेली की तरह रखने को कहती है और इस तरह गोमती का परिवार खुशहाल हो जाता है। फोन पर अपनी माँ उषा से बात करती हुई प्रियंका रसोई में काम कर रही थी। क्या कर रही है मेरी लाडो? क्या करूंगी मम्मी, तुम्हारे दामाद के लिए कॉफी बना रही हूँ। मुझे तो समझ में ही नहीं आता तुझे किस वक्त फोन करूं। 24 घंटे तू रसोई में रहती है। 7 बजे उठने के बाद 9 बजे तक तू सिर्फ कॉफी बना रही है। अरे मम्मी, कोई तुम्हारी तरह दूध में कॉफी डालकर थोड़ी ना पकड़ा देती हूँ अपने पति को मैं। कैपेचिनो कॉफी विद क्रीम पसंद है करण को, बनाने में 20 से 30 मिनट लग जाते हैं। ऊपर से मेरी सास को चाहिए इलायची वाली चाय, ससुर जी को बिना इलायची वाली, बिना शुगर वाली, सिर्फ अदरक और दूध वाली चाय, मेरी ननद को बिना दूध वाली ब्लैक कॉफी। इन सब के लिए चाय और कॉफी बनाते बनाते मैं खुद सिर्फ गर्म पानी पीकर अपनी आत्मा तृप्त कर लेती हूँ। हाँ, जा जा, पहले अपने पति को कॉफी पकड़ा करा, फिर बात करती हूँ मैं तुझसे। प्रियंका कॉफी लेकर कमरे में आती है। आहा, क्या खुशबू आ रही है प्रियंका। तुम्हारी कॉफी का सच में कोई जवाब नहीं, पर असली मजा तो तब आए जब इस कॉफी के बाद नाश्ते में तुम्हारे हाथों की गर्मा गर्म बैंगन के पकौड़े मिल जाए। पर नाश्ते के लिए तो मैंने पहले ही फिक्स कर लिया है, आलू के पराठे बनाऊंगी। तो बदल दो ना प्लान भाभी, और अगर बैंगन के पकौड़े बन ही रहे तो मेरे लिए उस उबले हुए आलू से आलू के पकौड़े बना देना, वही बात होगी, आलू वेस्ट भी नहीं जाएंगे। तो फिर पापा जी और मम्मी जी के लिए भी पकौड़े ही बना दूंगी मैं, कच्चे आलू के। अब बताओ भाभी, पराठे बनाने जाती तो कितना वक्त लग जाता तुम्हें। सभी को एक एक करके गर्मा गर्म पराठे परोसो, पकौड़े तो एक बार में 10 निकल जाएंगे कढ़ाई से। आपका मन हो रहा है ना पकौड़े खाने का दीदी?
ऐसे में आप तो कढ़ाई से आप एक बार में 20 पकौड़े भी निकलवा देंगी। प्रियंका का फोन बजने लगता है। वो कान पर लगाकर रसोई में चली जाती है। अब समझ में आया तुझे देरी कहाँ होती है। अरे बस कॉफी पकड़ानी थी दामाद जी को, तो क्या वहीं जम गई थी? अरे इतनी देर में तो मैंने सारे आलू पीछ लिए। अरे मम्मी वो क्या हुआ ना, कमरे में दीदी आ गई थी और दोनों भाई बहनों ने मिलकर नाश्ते में पकौड़े की फरमाइश कर दी। सोच रही उसी की तैयारी कर लूं। अच्छा पकौड़े बना रही है ना, तो एक काम करना, इस बार बेसन के घोल में जरा सी सूजी या चावल का आटा मिला देना। थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल सकती है, इससे ना पकौड़े फूले फूले बनेंगे। यार मम्मी तुम जानती नहीं हो मेरे ससुराल वालों की इतनी नौटंकी है। इन लोगों की जरा सी टेस्ट 19-20 हुई ना तो कह देंगे मजा नहीं आया। तेरे ससुराल वाले जैसे 3 परिवारों को अकेले हैंडल किया है मैंने। 3 घरों की इकलौती बहू थी मैं, तो इतना दिमाग तू मत चला। मैंने जो कहा है वही कर। और हाँ, बैंगन में पहले ही नमक और मसाले मिलाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, उसके बाद ही उसे फ्राई करना। इससे बैंगन के पकौड़े और स्वादिष्ट लगेंगे। अपनी माँ की बात मानकर प्रियंका बिल्कुल उसी तरह के पकौड़े तैयार कर लेती है और पकौड़ों की फोटो लेकर अपनी माँ को व्हाट्सएप करती है। अरे ये तो वाकई मम्मी का नुस्खा काम कर गया। क्या सही पकौड़े बने। इतने अच्छे पकौड़े तो मैंने इससे पहले खुद कभी नहीं देखे। शादी के पहले ये आइडिया मम्मी ने दिया होता ना तो शादी ना करके मैं पकौड़ों का काउंटर ही खोल लेती। वहां व्हाट्सएप पर ब्लू टिक हुआ, यहाँ मम्मी ने कॉल कर दिया। बताओ है ना लाजवाब पकौड़े मम्मी, बस चटनी बनानी है अब। परसों रात को जो धनिया की चटनी बनाई थी तूने, उसका क्या हुआ? वो तो फ्रिज में ही रखी हुई है मम्मी। वैसे तुम्हें याद था क्या? हाँ तो उसे फेंकने का इरादा है क्या? दिन भर ताजी ताजी चीजें बनाती रहेगी तो यही होगा ना। और जब तक तू चटनी पीसेगी तब तक पकौड़े ठंडे हो जाएंगे। फिर तेरे ससुराल वाले कहेंगे कैसे पकौड़े बना दिए बहू, मजा नहीं आया। अच्छा तो मतलब उसी चटनी के साथ पकौड़ों को सर्व कर दूं सभी को? उस धनिया की चटनी को निकाल और जरा सा इमली का पानी उसमें मिला दे। अगर बासी होने के कारण उसका स्वाद बदल गया हो तो इमली की खटास से किसी को पता भी नहीं चलेगा। और बाद में उसमें हल्का सा चाट मसाला मिला देना और फिर खिला देना सभी को। अगर इसके बाद तेरी वाहवाही ना हो गई तो मैं अपना नाम बदल लूंगी। प्रियंका अपनी माँ का कहा हुआ आइडिया इस्तेमाल कर सभी को धनिया की खट्टी चटनी के साथ आलू और बैंगन के पकौड़े परोसती है। अरे वाह, आज तो पकौड़े कुछ ज्यादा ही कुरकुरे और फूले फूले से दिख रहे हैं बहू। वाह वाह बहू, ये तो कुरकुरे की तरह क्रंची है। देख रही हैं शैलजा जी, ये है मेरी पसंद। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने बहू को देखते ही मना कर दिया था। मैंने भी हामी भरी थी तब तो बहू बनकर आई है प्रियंका हमारे घर। अगर मैंने ना कर दी होती तो ये शादी नहीं हो पाती। तो इन कुरकुरे और टेस्टी पकौड़ों का सारा क्रेडिट मुझे जाता है। अरे आप सभी क्या पकौड़े पकौड़े कर रहे हैं? कोई चटनी को खाकर तो देखो। धनिया की खट्टी चटनी पहली बार खाई है मैंने। भाभी कसम से क्या चीज बना दी आपने, मजा आ गया। प्रियंका हैरान थी। आज तक उसके बनाए किसी भी डिश की इस तरह तारीफ नहीं हुई थी जो इतनी आज हो रही थी। नाश्ते के बाद प्रमोद रसोई में आता है और अपनी बहू को अपनी जेब से निकालकर 501 रुपया देता है। इसकी क्या जरूरत है पापा जी? अच्छा तो खुश होकर बाप बेटी को कुछ दे भी नहीं सकता? अरे ऐसी बात नहीं है पापा जी, मेरा मतलब है मुझे बहुत खुशी हुई। इन पैसों को मैं कभी खर्च नहीं करूंगी, हमेशा संभाल कर रखूंगी। प्रमोद के रस्ते से जाती ही प्रियंका खुशी के मारे अपनी माँ को फोन लगाती है। मम्मी मम्मी मम्मी, तुम विश्वास नहीं करोगी आज क्या हुआ। तू तो फूले नहीं से मारी है। किसी ने खुशी के मारे हाथ में पैसे धर दिए क्या? अरे तुम्हें कैसे पता? ये तो होना ही था बेटा। तेरे पापा मुझे हाथ खर्च के मुश्किल से 15,000 रुपए देते थे, पर महीने के अंत तक मेरे पास 30,000 हो जाते थे। पता है कैसे? इसी तरह मेरे बनाए खाने से खुश होकर कभी तेरे छोटे दादा, कभी तेरे बड़े दादा, तो कभी तेरे पापा मेरे हाथ में पैसे रख दिया करते और मेरी कमाई हो जाती। फिर तो अब से प्रियंका वही करेगी जो मम्मा करेगी।
और इस बात पर प्रियंका अपनी रसोई को अपनी माँ के आइडिया से चलाने की ठान लेती है। अगली सुबह उठते ही प्रियंका अपनी माँ को कॉल लगाती है। सभी के लिए अलग अलग तरह की चाय बनानी है और मेरी ननद और पति के लिए कॉफी। क्या करूं मम्मी, बताओ। नहीं नहीं बेटा, तू तो कह रही थी कि मैं दूध में कॉफी डालकर सभी को पकड़ा देती हूँ, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है भाई? और मम्मी, क्योंकि कल मुझसे बात करते करते 3 मिनट में आपने कॉफी बना ली थी। इतनी जल्दी कॉफी कोई कैसे बना सकता है? कॉफी मशीन मंगवाई है बेटा मैंने। कॉफी मशीन से 3 मिनट क्या 1 मिनट में कॉफी बनाई जा सकती है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कॉफी मशीन नाश्ते के टेबल पर। कॉफी मशीन की हमारे घर पर क्या जरूरत है बहू? बिल्कुल है मम्मी जी। कॉफी मशीन से ना एक तो ना बराबर दूध में ही कॉफी बन जाएगी सभी के लिए, और मैंने सोचा है शाम से रात 10 बजे तक कॉफी मशीन को मैं रेंट पर भी लगा दूंगी। बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे। नहीं बाबा नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। पता चला एक दिन मशीन भाड़े पर गई और अगले दिन टूट कर आई। लानी ही क्यों है मशीन भाई? ठीक है, फिर कॉफी मशीन लाने के लिए मैं तुम्हारा लैपटॉप और फोन बेच देती हूँ। ठीक है ना करण, कभी कभी तो बहू कुछ मांगती है, ला कर दे उसे कॉफी मशीन। अपनी जिद से प्रियंका अपनी रसोई में कॉफी मशीन मंगवा ही लेती है। एक हफ्ते बाद। तेरी प्रोफाइल फोटो में तेरा चेहरा बड़ा दमक रहा है बेटा, क्या इस्तेमाल कर रही है आजकल तू? आजकल 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा सोती हूँ मम्मी, फेस तो ग्लो करेगा ही। थैंक्स टू यू। कॉफी मशीन आने के बाद काम लगभग आधा हो गया मेरा। पीछे से ये तोड़ा फुड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? जरूर शर्मा अंकल कोई रिनोवेशन करवा रहे होंगे, बड़े पैसे जमा कर रखे हैं उन्होंने। अरे नहीं नहीं बेटा, ये आवाज हमारी रसोई से आ रही है। वो क्या है ना, पहले का घर है, न वास्तु देखा न कुछ, जैसे पैसे आते गए घर बनता चला गया। ऐसे तो रसोई अग्नि कोण में होनी चाहिए, पर हमारी दक्षिण कोण में है, तो वही जरा बदलवा रही हूँ। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था। मम्मी तुम जल्दी से वीडियो कॉल करके देखो ना मेरी रसोई ठीक है कि नहीं, या यहाँ पर भी कोई तोड़फोड़ करवानी होगी। प्रियंका तुरंत अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। तेरी रसोई तो अग्नि कोण में ही बनी हुई है बेटा, पर चूल्हे के तुरंत बाद में कभी भी सिंक नहीं होना चाहिए। माना आजकल का चलन हो गया है, पर अग्नि और पानी को दूर रखना चाहिए। मैं भी ना दरवाजे के पास सिंक बनवा रही हूँ, तू भी बदलवा ले। वैसे तुम किचन में कलर कौन सा करवा रही हो मम्मी? रसोई की दीवारों का रंग ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए बेटा, तो सोच रही हूँ नारंगी कलर करवा लूं या फिर गुलाबी। हाँ, अब समझ में आया मेरी रसोई में इतने चूहे क्यों आते हैं। नीला रंग जो करवा दिया था करण ने, उधम तो मचाएंगे ही चूहे। रात को 1 साल पहले तो हमने फ्लैट लिए प्रियंका, अभी तो ईएमआई भी खत्म नहीं हुई और तुम रेनोवेशन पर आ गई। सब बढ़िया तो है, क्या बदलना है तुम्हें? मुश्किल से 50,000 का खर्चा आएगा, पर तुम उसे भी बचाना चाहते हो तो बिल्कुल बचाओ। एक दिन इन वास्तु दोषों के कारण जब घर में लोगों की तबीयत बिगड़ने लगेगी और लाखों लाखों रुपए निकलने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा तुम्हें। करण तो अपने हाथ खड़े कर देता है, पर प्रियंका ने ठान लिया था, अब वो वही करेगी जो उसकी माँ करेगी। अपने सोने के कंगनों को गिरवी रखकर मार्केट से प्रियंका 80,000 रुपए उठा लेती है। मम्मी, पैसों का इंतजाम तो हो गया है, पर अगर रसोई में मैं काम लगवा दूंगी तो खाना कहाँ बनेगा? तू तो पूरी औरत बन गई बेटा। अच्छा है, अच्छा है, वही कर जो मैंने किया है। सूखा नाश्ता बना के धर दे, हफ्ते भर तो चल ही जाएगा, तब तक रसोई की मरम्मत भी हो जाएगी। बगल से पड़ोसन ज्योति को बुलाकर प्रियंका सूखा नाश्ता बनाने में लग जाती है। फाइनली सब हो गया। मुझे लगा नहीं था कि एक दिन में मैं इतना कुछ बना पाऊंगी। मठरी, भुना चना, चना, मूंगफली मिक्स, खाखरा, थेपला, सूखी पुरिया, सत्तू के लड्डू, चना दाल, नमकीन, खमण, अचार, सूखी रोटी, इन सब के मिलाकर हो गए 5,000 रुपये। बाकी पोहा, चिवड़ा, बिस्कुट, मिक्सचर, भुजिया वगैरह तुम बाहर से रेडीमेड मंगवा लेना प्रियंका, नहीं तो मैं कल आ जाऊंगी। 2,500-3 हजार कल के भी लग जाएंगे। अरे भाई, 5,000 में तो मैं रेडीमेड बाजार से सामान ले आती। यहाँ राशन भी मैंने अपने पैसों से मंगवाया था। सिर्फ बनाने का 5,000, और कौन सा अकेले काम किया है तुमने? बराबर का मैंने भी तो मेहनत की है। 500 ले लो।
जब जेब में कड़की छाई थी तो किसी को काम पर बुलाए क्यों प्रियंका? मेरा तो यही चार्ज है और पैसे मैं लेकर जाऊंगी। कुकिंग करने का आइडिया इसे मैंने ही दिया था और आज ये मुझे ही ठगने को तैयार है। पैसे देकर विदा करती हूँ इसे, वरना यहाँ बखेड़ा खड़ा कर देगी। और अगली सुबह से प्रियंका के किचन में काम शुरू भी हो जाता है। नया सिंक और वो भी इतना स्टैंडर्ड, ये तो बड़ा महंगा होगा करण। महंगा तो होगा ही पापा, आपको क्या जरूरत थी प्रियंका को पैसे देने की? मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था। कैसे पैसे? बहू ने तो मुझसे कोई पैसे नहीं मांगे। फिर बहू को पैसे दिए किसने? मैंने बचा कर रखे थे मम्मी जी, कि जरूरत के वक्त इस्तेमाल करूंगी। अब ऐसे दिन आ गए कि पति के आगे हाथ फैलाने पड़ गए, फिर भी कुछ हाथ न लगा। मजबूरन मुझे अपने जमा किए हुए पैसे निकाल कर रसोई में काम लगवाना पड़ा। वो सब तो ठीक है भाभी, पर किचन में तो काम चल रहा है, खाना कहाँ बनेगा? सूखी रोटी है, अचार है, थेपला है, चिवड़ा है, पोहे है, बिस्किट है, और क्या चाहिए? पर बहू ये सब तो नाश्ते में फिर भी खाया जा सकता है, पर दोपहर में कैसे? अब रसोई में काम मैंने खुद की खुशी के लिए तो लगवाया नहीं मम्मी जी, सभी को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा ना। और ये सब बनाने में भी अच्छे खासे पैसे पड़ गए मेरे। अब आप सब मन से खा लेंगे तो पैसे वसूल हो जाएंगे मेरे। सुबह सूखा नाश्ता, टिफिन में सूखा नाश्ता, दोपहर में सूखा नाश्ता, शाम में सूखा नाश्ता और रात को डिनर में भी सूखा नाश्ता। एक दिन में 4-4 वक्त सूखा नाश्ता खा खाकर प्रियंका के ससुराल वालों का तो मुंह ही सूख गया था। अरे यार मम्मी, कोई दवा है क्या तुम्हारे पास? मुंह के अंदर की ना सारी स्किन निकल गई है ये सूखा चिवड़ा खाकर, खाखरा खाकर। तो टूथपिक दो यार, कोई चने का छिलका मेरे मसूड़ों में फंस गया। भूख तो मिटती नहीं, हालत और खराब हो रही है। पता नहीं और कितने दिन ये सब झेलना पड़ेगा। कुछ गीला खाने का मन कर रहा है तो इंडक्शन में आप लोगों को दूध उबाल कर दे सकती हूँ और मैगी भी बना सकती हूँ। मैंने तो 7 दिन के हिसाब से नाश्ता तैयार कर दिया था, बस 2 दिन का काम और थोड़ी दिन मैनेज कर लीजिए, फिर तो नई रसोई में नया नया खाना बनेगा। और आज थी उस 7वें दिन की आखिरी रात, जब पूरा परिवार बैठकर सूखा नाश्ता न्यूज़पेपर पर एंजॉय कर रहा था। बताइए मम्मी जी, कितना फायदा हुआ इस आइडिया का। इतने दिनों के बाद मुझे खुद के साथ बैठने का वक्त मिला, वरना 24 घंटे रसोई में निकल जाते थे। ऊपर से बर्तन भी नहीं धोने पड़े, क्योंकि सूखा नाश्ता तो मैं आप सबको न्यूज़पेपर में ही सर्व कर देती हूँ। इसी बहाने न्यूज़पेपर भी काम में आ गया। चलो जैसे भी कटे, ये 7 दिन तो कट गए। और खुशी की बात यह है कि कल हमारी नैना का जन्मदिन है। रात को पार्टी मेरी तरफ से, बाकी का तुम भाई भाभी देख लो अपनी ननद को क्या गिफ्ट देना है। अगली सुबह प्रियंका अपने किचन का उद्घाटन करती है, जो कि हूबहू उसकी माँ की रसोई की तरह बन चुका था। अब हमारी रसोई माँ बेटी की रसोई लग रही है ना मम्मी? हाँ बेटा, लग तो रही है। क्या बात हो गई मम्मी, तुम खुश नहीं दिख रही हो? जरा थकावट सी लग रही है बेटा, सो रही हूँ। बस खिचड़ी बना कर रख दो, चल फोन रखती हूँ। मम्मी अगर खिचड़ी बनाएगी तो मैं कुछ और कैसे बना सकती हूँ? मम्मी इज ऑलवेज राइट, मैं भी खिचड़ी बनाऊंगी। और अपनी ननद के जन्मदिन पर खिचड़ी को केक की तरह डेकोरेट कर प्रियंका खाने के टेबल पर परोस देती है। आपकी भाभी की तरफ से आपका बर्थडे प्रेजेंट, खिचड़ी का केक। क्या मजाक है प्रियंका, आजकल क्या हो गया तुम्हें? जिस दिन पापा का पेट खराब होता है उस दिन तुम कोफ्ते और फ्राइड राइस बना देती हो। जिस सुबह सभी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे, तुमने खिचड़ी बना दी। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं केक बनाऊंगी, उसके ऊपर कैंडल लगेंगे जिससे बुझाकर केक काटा जाएगा। क्यों काटते भाई? हम क्यों किसी और की सभ्यता को अपनाएं? मैदा शरीर के लिए खराब होता है मम्मी जी, इसलिए मैंने दाल और चावल को मिलाकर स्वादिष्ट सी खिचड़ी बना दी। अब बहस मत करो करण, और इस केक को एंजॉय करो, वरना दीदी का मूड खराब हो जाएगा। प्रियंका दोपहर को अपनी माँ को फोन लगाती है, पर तबीयत ठीक ना होने के कारण उषा फोन नहीं उठाती। लगता है मम्मी सो रही है, यानी कि उन्होंने दोपहर में भी कुछ नहीं बनाया, तो फिर मैं भी सो जाती हूँ। सभी को भूख लगी थी, पेट में चूहे दौड़ रहे थे, पर प्रियंका तो दरवाजे की कुंडी लगाकर सो जाती है। रात को नैना के बर्थडे के लिए सभी रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होते हैं। अरे बहू, तेरे हाथ सूने लग रहे हैं। वो सोने की चूड़ियां थी ना, उसे पहन ले,
उन्हें तो गिरवी रख दिया था मम्मी जी, वहीं से तो पैसे आए थे रसोई के रेनोवेशन के। ये सुनकर तो करण का दिमाग ही खराब हो जाता है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी को हुआ क्या है और वो अचानक से इसे अटपटे काम क्यों कर रही है। तभी एक रोज शैलेजा करण को कॉल लगाती है। ऑफिस के लंच ब्रेक में तू जरा मुझे घर लेने आ जा बेटा, लगता है समदन जी से बात करनी पड़ेगी। 24 घंटे कौन माँ अपनी ब्याही बेटी से बात करती है, मुझे लगता है ये सारा किया धरा समदन जी का है। करण शैलेजा के साथ अपने ससुराल पहुंचता है। हाँ बेटा, अरे तेरी सास और दामाद जी आए हैं। अब तो फोन रख दीजिए उषा जी। बड़ी सही वक्त पर आई हैं समदन जी। आज दोपहर में मैंने चाउमीन बनाया है सोयाबीन डालकर। यही घर से खाकर आ रहा हूँ मैं मम्मी जी। अरे वाह, कितना सही इत्तेफाक है। वैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने अपनी रसोई रिनोवेट करवाई है, आइए समदन जी दिखाती हूँ। शैलेजा जैसी ही उषा की किचन में जाती है, हूबहू अपनी किचन देखकर वो हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि बात उससे भी ज्यादा है जितना वो सोच रही थी। कौन सी माँ अपनी बेटे के घर के कामों में इतना इंटरफेयर करती है समदन जी? हमारे घर में क्या बनेगा ये भी आप बताती है प्रियंका को। अभी मैं फोन लगाती हूँ उसे समदन जी। अरे भाई, मैंने उसे बता दिया कि मैं खिचड़ी बना रही हूँ, तो उसे क्या जरूरत थी खिचड़ी बनाने की। मैं तो अपने पति के हिसाब से, अपनी तबीयत के हिसाब से खाना बनाती हूँ। अब वो मेरे हिसाब से बनाए तो इसमें मेरी क्या गलती है? आपकी बहू है, आप समझाइए उसे। करण जानबूझकर प्रियंका को कॉल पर रखता है, जिससे वो अपनी माँ की कही सारी बात सुन लेती है और इस दिन के बाद कभी भी अपनी माँ की कॉपी करने की नहीं सोचती। ये कहानी है पंक्ति और आकाश की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कुछ ही समय में शादी भी करने वाले थे। एक दिन की बात है, दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे। वैसे पंक्ति, ये गुलाबी रंग का सूट तुम पर कितना जच रहा है। थैंक यू सो मच आकाश, तुम ना हमेशा मेरी तारीफ करते रहते हो। अच्छा, ये लो भैया तुम्हारे फेवरेट छोले भटूरे लेकर आ गए हम। दरअसल वेटर इन दोनों का ऑर्डर लेकर आ गया था। अच्छा पंक्ति, वैसे आज तुमने मुझे दिन में मिलने के लिए बुलाया। ज्यादातर तो हम लोग शाम को ही मिलते हैं, 5 या 6 बजे। आकाश क्या बताऊं, मेरे घर में ना बार बार मेरी चाची आती रहती हैं। मैं उनसे परेशान हो गई हूँ। एक बार चाचा ने पापा की थोड़ी हेल्प कर दी थी, तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। लेकिन उन्हें भी तो हमारी परेशानियां समझनी चाहिए ना। एक तो वो लोग अपने फैमिली के साथ आते हैं, ऊपर से गांव वालों को भी साथ ले आते हैं। कभी उनके ताऊ, कभी उनके देवर, कभी उनके 2-3 भतीजे, और अब सुना है 3 महीने के बाद उनका 21 साल का भांजा भी आ रहा है, जिसे यहाँ नौकरी करनी है। अच्छा, कितने समय तक रहेगा वो? अभी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, और अगर हम पूछेंगे तो उन्हें लगेगा हम नहीं चाहते कि उनका भांजा यहाँ आए। वही तो। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले गर्मा गर्म छोले भटूरे खा लेते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे। लेकिन ये बताओ, जब मैं रिश्तेदारों की बात कर रही थी तब तुम इतना चिंता में क्यों पड़ गए थे? तुम्हारे घर में भी कोई रिश्तेदार आ रखे हैं क्या? अरे नहीं नहीं, वो बॉस ने एक जरूरी काम दिया था और मैं उसे करना भूल गया हूँ, बस वही याद आ गया था। अच्छा ये लो, अब मेरे हाथ से गर्मा गर्म छोले भटूरे खाओ। पंक्ति बड़े प्यार से आकाश को अपने हाथों से छोले भटूरे खिलाती है और फिर कुछ देर में, अच्छा आकाश, अब मैं घर चलती हूँ, मम्मी का कॉल आ रहा है, लगता है घर में कुछ काम आ गया होगा। क्या बताऊं, मेहमान ही इतने आते रहते हैं। अच्छा आज तो संडे, इसलिए तुम बड़े आराम से मेरे साथ बैठे हो, वरना तो तुम्हें फुर्सत कहाँ मिलती है मिस्टर। अब बताओ अगली मुलाकात कब होगी? अगले रविवार को मिलता है। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय। बाय। पंक्ति चली जाती है। पंक्ति की बातों से अब तो डर लगने लगा है। लगता है उसे रिश्तेदार बिल्कुल पसंद नहीं है, वो रिश्तेदार जो बार बार घर में आ धमकते हैं। अभी तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन शादी के बाद उसे पता चली जाएगा कि हमारे घर में भी रिश्तेदारों की लाइनें लगी रहती है। पता नहीं क्या होगा। अब आकाश भी अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर वो देखता है वहां उसकी बुआ अपनी ननद के साथ आई हुई है। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। आकाश और पंक्ति की शादी हो जाती है।
आकाश बेटा, बहू तो तू बहुत सुंदर लाया है। अब देखना यह है कि मेरी बहू घर को संभाल पाती है या नहीं। अरे माँ, आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। ऐसा कोई काम नहीं है जो पंक्ति को नहीं आता होगा। घर के काम से लेकर बाहर के काम तक ये सब कुछ खुद ही संभालेंगे। बस आप देखते जाइए। हाँ हाँ, देख लेंगे। अपनी पत्नी की इतनी तारीफ जो कर रहा है तो और नहीं तो क्या माँ। पंक्ति शर्मा जाती है। इसके बाद दोनों घर के अंदर आते हैं। उनकी आरती उतारी जाती है। वहीं शादी के करीब 1 महीने बाद एक दिन पंक्ति कुछ उदास दिखाई दे रही थी। क्या हुआ पंक्ति, बहुत उदास लग रही हो? मुझे पता है तुम काम करते करते थक गई होगी, है ना, इसलिए। हाँ आकाश, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे ना बहुत थकान लग रही है, और तुम्हें पता ना घर के कितने सारे काम होते हैं। ऊपर से हर रविवार को कोई ना कोई रिश्तेदार आ ही जाता है और कुछ न कुछ काम थमा ही जाता है। अब देखो ना, इतने दिनों से हमारे घर में मेहमान भरे पड़े थे। हमने सोचा चलो शादी वाला घर है तो मेहमान तो रहेंगी, लेकिन अब तो 1 महीना हो गया है। ये कैसे मेहमान है जो चाहते ही नहीं। और अब तो इन्हें समझना चाहिए कि हमारी नई नई शादी हुई है, हमें थोड़ा वक्त चाहिए एक दूसरे के साथ। लेकिन नहीं, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज संडे था, मैंने सोचा आज रविवार के दिन मैं तुम्हारे साथ मूवी देखने जाऊंगी। मूवी तो छोड़ो, घर में बैठकर चैन से टीवी भी नहीं देख पा रही हूँ मैं। आई एम वेरी सॉरी पंक्ति, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे घर का ना ट्रेडिशन ही ऐसा है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। और वैसे भी तुम जानती हो कि मेरी माँ कितनी भोली है। वो तो अपने रिश्तेदारों पर जान छिड़कती है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा। लेकिन आकाश, तुम देख रहे हो ना, हर रविवार को कोई ना कोई आ जाता है, और वो भी अकेले नहीं, साथ में 3-4 लोगों को लेकर आता है। ये क्या बात हुई भला, बताओ तो। हाँ पंक्ति, मैं तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। माँ अकेली है और उनका मन भी इन लोगों के बीच लगा रहता है ना। छोड़िए, अब आपसे क्या ही कहूँ। तभी ड्राइंग रूम से पंक्ति को रिश्तेदार बुलाते हैं। लो, 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे और मेरा बुलावा आ गया। अरे क्यों बुला रहे हैं ये लोग तुम्हें? चाचा की छोटी बेटी को पकौड़ी खानी है, बड़े बेटे को दाल की पुड़िया, साथ में अपनी छोटी भतीजी को भी ले आई हैं। और वो लोग बोल रहे हैं शाम को मेहंदी भी लगा देना, क्योंकि मुझे मेहंदी अच्छे से लगानी आती है। पता नहीं ये मेहंदी वाली बात तुम्हारी माँ ने उन्हें क्यों बता दी। अब सारा झेलना तो मुझे ही पड़ रहा है। हे भगवान, मेरा क्या होगा। इसके बाद पंक्ति बेचारी किचन में जाती है और अपने काम में लग जाती है। पूजा, ये लीजिए आपकी पकौड़िया, और महेंद्र भैया ये लीजिए आपकी दाल की पुड़िया। वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने सोचा था पढ़ी लिखी लड़की है, घर का काम नहीं आता होगा, लेकिन देखो घर के सारे काम जानती है आपकी बहू। हाँ सच में स्वाद भी बहुत अच्छा है। हाँ नहीं तो क्या, मेरी बहू पढ़ी लिखी है, समझदार है और बहुत सुंदर भी है। सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू। हाँ जेठानी जी, ये तो मैं भी मानूंगी। अच्छा पंक्ति, अब हमारे साथ बैठो और थोड़े गप्पे लगाओ। अरे कपड़े बदलने की भी एनर्जी बची कहाँ है। इसके बाद पंक्ति को ना चाहते हुए भी रिश्तेदारों के साथ बैठकर गप्पे लगाने पड़ते हैं। दूसरी ओर उसे थोड़ी खुशी भी होती है, क्योंकि रिश्तेदार हमेशा उसकी तारीफ करते हैं और उसकी सास भी हमेशा उसके पक्ष में रहती है। बस इसी वजह से पंक्ति चुपचाप सब सहती रहती है और अपनी सास का दिल ना दुखे इसलिए उनकी हर बात भी मानती है। लेकिन वो ये सब कब तक करेगी ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। कुछ दिन बाद, बहू, ओ बहू, ये देखो तुम्हारी मामी सास आई है और तुमसे मिलने को बेताब हो रही थी, और तुम्हारे ताऊजी भी आए हैं। लो, फिर से हमारा रविवार का प्लान कैंसिल। अरे बाबू, क्या सोचने लगी, जल्दी से आओ और अपनी मामी सास और ताऊजी के पैर छुओ। अब हाँ। पंक्ति अपनी मामी सास और ताऊजी के पैर छूती है और थोड़ी देर बाद ही उनकी सेवा में लग जाती है। वहीं उसकी सास भी बार बार उसे काम के लिए बुलाती रहती है। कभी कुछ पकाने को कहती है, कभी कुछ धोने को, और कभी कोई और काम थमा देती है। मन तो करता है अपनी सासू माँ से कुछ कहूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ बोल भी नहीं सकती। और बेचारी पंक्ति चुपचाप किचन में काम करती रहती है। रिश्तेदार भी आराम से बैठने वाले नहीं थे, बात बात पर उसे बुला रहे थे और कुछ न कुछ काम दे रहे थे। इसी भाग दौड़ में बेचारी पंक्ति फिसल जाती है। अरे अरे, बहुत तो ठीक तो है ना,
मैंने तुझे कितनी बार कहा है जरा धीरे धीरे काम किया कर, तू भी ना फास्ट फास्ट काम करने के चक्कर में खुद को ही चोट लगा लेती है। हाँ माँ जी, मैंने नीचे नहीं देखा था, थोड़ा सा पानी गिरा हुआ था, उसी पर पैर पड़ गया और फिसल गई। पंक्ति को अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहीं जब आकाश शाम के 5 बजे अपना काम निपटाकर घर आता है तो देखता है पंक्ति को तो चोट लग गई है। बताओ, मैं तो सोच रहा था आज तुम्हें लेकर ड्राइव पर जाऊंगा, लेकिन इन रविवार वाले रिश्तेदारों की वजह से ये प्लान भी कैंसिल हो गया और ऊपर से तुम्हें चोट भी लग गई। आई एम सॉरी पंक्ति, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं आकाश, शुक्र मनाओ कि ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना सोचो ऐसी हालत में भी मुझे तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए काम करना पड़ता। पर पता नहीं, जब भी हम लोग रविवार का कोई प्लान बनाते हैं तभी तुम्हारे रिश्तेदार टपक पड़ते हैं। जब से हमारी शादी हुई है हम लोग बाहर जा ही नहीं पा रहे। बस एक बार गए थे, वो भी तब जब माँ जी ने फोन करके हमें तुरंत बुला लिया था। हाँ पंक्ति, मुझे सब पता है, मैं सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई है। तुम्हें चोट लग गई है, अब तो पानी सर के ऊपर जा चुका है। मुझे माँ से बात करनी होगी। लेकिन आप अभी कैसे बात करेंगे? वो लोग तो 5 दिन तक रुकने वाले हैं और तब तक अगला रविवार आ जाएगा और अगले रविवार को फिर कोई और रिश्तेदार आ जाएंगे। मेरा तो मन था मनाली जाने का, अब मनाली जाना तो छोड़ो, अपने शहर की सैर भी नहीं कर पा रही हूँ। आकाश को पंक्ति के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए जैसे ही 5 दिन बीतते हैं, सारे मेहमान चले जाते हैं, तब आकाश अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे पता है आकाश बेटा, तुझे क्या जरूरी बात करनी है। मतलब? अरे तेरी पत्नी तो मुझे बेवकूफ समझती है, लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। मैंने साफ साफ सुन लिया कि किस तरीके से पंक्ति मेरे बारे में तुझसे बुराई कर रही थी। बहुत अच्छा कर रही हो तुम बहू। नहीं माँ जी, मैं आपकी कोई बुराई नहीं कर रही थी, मैं तो। अरे बस बस हो गया, मेरे सामने अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन बिल्कुल सही कहती थी कि बहू को कभी सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें सर पर चढ़ाया। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? एक बार पंक्ति की बात समझने की कोशिश तो करिए। अरे बस, तू तो हमेशा अपनी पत्नी की साइड लेगा, मुझे अच्छे से पता है। माँ यहाँ किसी के साइड लेने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उन रिश्तेदारों की जो हर रविवार हमारे घर में आ जाते हैं और हमें कितना परेशान करते हैं, कभी ये करो कभी वो करो। और माँ खर्चा भी तो होता है ना। हाँ बेटा, अब तेरे मुंह से यही सुनना बाकी रह गया था। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि एक दिन तू यही बोलेगा, लेकिन चल कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। मेरे पेंशन से थोड़े और पैसे ले लेना, ताकि जो अलग से खर्चा होता है ना उसकी भरपाई हो जाए। माँ आप इन सब बातों को अपने ऊपर मत लीजिए, मैं सिर्फ रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ। आप उन्हें ठीक से समझ ही नहीं रही है, वो लोग काफी चालाक है। अरे चुप कर, घर में आए मेहमानों के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं क्या? और वैसे भी तुझे पहले तो इन रिश्तेदारों से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन अब अचानक इतनी शिकायत कैसे होने लगी? साफ समझ में आ रहा है ये सब तुझे कोई बहुत अच्छे से सिखा रहा है। माँ जी ऐसा मत कहिए। इस तरह आकाश की माँ अपनी बहू को बहुत सुनाती है। तभी अगले दिन, माँ जी आज आकाश जी का जन्मदिन है और ऊपर से रविवार भी है, चलिए ना आज हम तीनों मंदिर चलते हैं, आते वक्त वहीं से कुछ खा लेंगे और अच्छा समय भी साथ में बीतेगा। ठीक है बहू। लेकिन तभी पंक्ति की बुआ सस घर आ जाती है, जिससे माला भी थोड़ी परेशान सी दिखती है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर मंदिर में जाना था, लेकिन अब नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर बाद, अच्छा बुआ जी, अभी आप खाली बैठी हैं तो क्या आप थोड़ी देर मेरे साथ मार्केट चल सकती हैं? मुझे एक साड़ी का फॉल लेना है। आप चिंता मत कीजिए, बस आधा घंटा लगेगा। अच्छा ठीक है, चल देंगे। मैं भी चलूंगी आप लोगों के साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर क्या, पंक्ति की बुआ सास और उनकी ननद उसके साथ मार्केट निकल पड़ती हैं। अरे भैया इस साड़ी का फॉल दिखाना। तो बहन देख लीजिए। नहीं भैया, ये वाला फॉल तो इस साड़ी से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। अरे मैडम, लेकिन इस रंग की साड़ी का और कोई फॉल नहीं है हमारे पास, अभी तो यही है। इसके बाद पंक्ति उन दोनों को लेकर दूसरी ओर जरा दूर की दुकान में ले जाती है। सभी ऑटो में बैठते हैं। अरे बेटा, इतनी देर हो गई, गली गली घुमा लिया है इसने, लेकिन अब तक तुम्हारी दुकान नहीं आई। वही तो,
अरे बुआ जी आप फिक्र मत करिए, दुकान बस आने ही वाली है। ऐसे ही करते करते ये लोग बहुत देर तक ऑटो में बैठे रहते हैं और दोनों की कमर ही जवाब दे देती है। थोड़ी देर बाद ऑटो से उतरकर पंक्ति उन्हें एक नई दुकान में ले जाती है। अरे नाना जी, मेरी तो कमर ही टूट गई है। पता नहीं और कितनी दुकानों में घुमाएगी ये लड़की। वही तो बुआ जी, यहाँ भी साड़ी का फॉल नहीं मिल रहा। अब तो हमें एक और दुकान में जाना होगा। इस तरह पंक्ति बड़ी चालाकी से इन दोनों को दिन में तारे दिखा देती है। वहीं दूसरी ओर अगले दिन आकाश भी अपने ताऊजी और उनके बेटे को एक जरूरी कागज बनवाने का काम दे देता है और वो लोग भी ऑफिस के चक्कर काट काट कर परेशान हो जाते हैं। बेटा, हमने सोचा था रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो मजे करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमारी हालत खराब हो रही है। सच में पिताजी। इस तरह ये दोनों पति पत्नी अपने घर आए हुए हर रविवार के रिश्तेदारों को कोई ना कोई काम दे ही देते थे, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो जाते थे। तभी एक दिन आकाश की मामी आती है। अरे क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे देखकर तुम लोगों को कोई खुशी नहीं हो रही। अरे नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको देखकर तो हमें बहुत खुशी हो रही है। अभी पंक्ति आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता बना देती है। अरे नहीं नहीं, आज नाश्ता बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बाहर से ही समोसे, कचौड़ी और थोड़ी सी जलेबी ले आए हैं। ये लो, तुम लोग भी खा लो। तुम लोग तो सोचते हो ना, तुम्हारी मामी जब घर आती है खाली हाथ आती है और आकर घर का खर्चा बढ़ा देती है। अरे मामी, ये क्या बोल रही हैं आप? ऐसा मैं क्यों सोचूंगा भला? अरे अगर तुम लोग ऐसा नहीं सोचते तो क्या सारे रिश्तेदारों को एक एक करके ऐसे ही थोड़ी ना भगा देते। मामी जी, ये आप क्या बोले जा रही हैं? आप रिश्ते में बड़ी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगी और हम बस चुपचाप सुनते रहेंगे। क्यों माला दीदी, अभी तो कहती थी ना आपकी बहू बहुत संस्कारी है, लेकिन यहाँ तो बहू अपने बड़ों से जुबान लड़ाने लगी है। यही है आपके संस्कार? अब मैं क्या ही कहूँ, आजकल की बहुएं भला कहाँ अपनी सास की सुनती हैं। हाँ दीदी, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल की बहुओं को ना बोलने की तमीज होती है, ना ही अपने रिश्तेदारों का सत्कार करने की। अरे जरा सा घर में रिश्तेदार के आ जाते हैं, इन लोगों को लगता है जैसे उनके सिर पर कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। और सोचिए, हमारे समय की औरतें बेचारी कितना काम करती थी। पहले तो कोई मशीन भी नहीं हुआ करती थी, सब कुछ अपने हाथ से ही करना पड़ता था, लेकिन फिर भी औरतों को इतनी शिकायत नहीं थी जितनी आज की औरतों को होती है। मामी जी, ये मत कहिए, वो दौर कुछ और था और आज का दौर कुछ और है। सभी इंसानों को समय के साथ बदलना पड़ता है, और अगर भगवान ने इंसानों को कुछ सुविधाएं दी हैं तो क्या वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते? उसमें क्या बुराई है भला, बताइए। तू बस अपनी पति की साइड ले, कभी अपनी माँ की सुनता ही या नहीं। बस बीवी ने बोल दिया कि रविवार को रिश्तेदार आकर परेशान करते हैं और तूने मान लिया, और यहाँ तक कि उन लोगों को घर से भगाने के लिए प्लान भी बना डाला। वाह भाई वाह। मामी जी, प्लीज इन सब चीजों से आप दूर ही रहिए। ये हमारे घर का मामला है और आपको इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। बहू, खामोश हो जाओ। वो तुम्हारी मामी सास है, तुम्हें उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। माँ जी, आप ही बताइए, मैंने कब किसी रिश्तेदार के साथ बदतमीजी की है? मैंने तो हमेशा अपना कर्तव्य निभाया है, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है। कितने महीने हो गए हैं हमारी शादी को, हम लोग एक बार भी कहीं बाहर घूमने नहीं गए। जब भी कोई प्लान बनाते हैं तो कोई ना कोई मेहमान आ जाता है और हर बार हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है। यहाँ तक कि मुझे आपके साथ बैठकर बात करने का मौका भी नहीं मिला अब तक। कभी कुछ कहना चाहती हूँ तो बात भी अधूरी रह जाती है, और अगली बार बात करने की सोचो तो फिर कोई मेहमान आ जाता है। मुझे ना आपके साथ समय मिल रहा है, ना ही आकाश के साथ। आप ही बताइए माँ जी, क्या ये सही है? हम लोग नए जमाने के लोग हैं, तो हम लोगों के लिए पुराने तौर तरीकों के हिसाब से एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। माँ जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रिश्तेदारों का आना ही बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। वो लोग आए, लेकिन एक लिमिट के साथ, ताकि हमें भी उनका आदर सत्कार करने में अच्छा लगे। बस बस, अपनी बकवास बंद करो। और दीदी, क्या आप खड़ी होकर इसकी बातें सुनती जा रही हो? आजकल की बहुओं को कोई काम नहीं करना है ना, इसीलिए कोई ना कोई बहाना निकालती रहती है। अरे हम लोग भी कहाँ पहले घूमने जाते थे, घर का सारा काम करते थे, सासू माँ को देखते थे, रिश्तेदारों को संभालते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी इतनी शिकायत नहीं की। मामी जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए।
मैंने आपसे तमीज से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप है कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। अरे हाँ, जा रही हूँ। मामी जी गुस्से में घर से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर माला देवी को अपनी बहू की कुछ कुछ बातें सही लगने लगती है, इसलिए वो भी उसकी बातों से सहमत हो जाती है। बहू चल 3 कप चाय बना दे, हम तीनों बैठकर चाय पीते हैं। माला देवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जिसे देखकर उसकी बहू समझ जाती है कि अब इसकी सासू माँ को उसकी परेशानी समझ में आ चुकी है और अब ये परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और रिश्तेदारों का आना भी बहुत हद तक कम हो जाता है।